अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इज ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन, कि ये नर्स्ट इक्वेशन जो है ये क्या बताती है। सो सपोज कीजिए कि अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है सोल्यूशन के अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा। लेट अस सपोज कि आपके पास एक मेटल है जो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके m सॉलिड बनता है। इस तरीके से आपके पास एक रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक रिडक्शन है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपके पास एक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। सो इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिए जो हम रिएक्शन लिखेंगे या जो इक्वेशन लिखेंगे वो एक इलेक्ट्रोड की है, और उसको हम लिखते हैं ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln the concentration of the m upon the concentration of mn plus, जिसमें कि n जो है हमारे पास that is the number of electrons. So ये जो है that is our Nernst equation, कि अगर हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, यानी एक रिएक्शन हुआ है, एक रिडक्शन का रिएक्शन हुआ है, और उस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल क्रिएट कर रही होगी वो हम निकालते हैं इस इक्वेशन से, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक इक्वेशन दी जिसके थ्रू हम हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें ये बताती है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएगा। अब सपोज कीजिए हमने ये जो रिएक्शन है हमने एक रिडक्शन के लिए लिखी है, इसी सेम रिएक्शन को अगर हम अपने डैनियल सेल के लिए लिखते हैं, यानी अभी जो हमने जिंक और कॉपर वाला सेल बनाया था, अगर हम उसके लिए इस नर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं फॉर डैनियल सेल, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो दोनों हाफ के लिए अलग अलग बनेगी। हम सबसे पहले कैथोड के लिए लिखते हैं क्योंकि उस पर रिडक्शन हो रहा है। सो उस पर क्या रिएक्शन हो रही थी, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बन रहा था सॉलिड में। ठीक है, ये दिस वाज द रिएक्शन। अगर हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा E, जिसमें कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, E नॉट 2+ से कॉपर बनना माइनस RT अपॉन NF। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करनी जरूरी है। N जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, T जो है दैट इज द टेम्परेचर, F जो है हमारे पास दैट इज द फैराडे कांस्टेंट, R जो है हमारे पास दैट इज द गैस कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट जो है हमारे पास 96500 कूलम मोल इनवर्स होता है। उसी तरीके से गैस कांस्टेंट जो है वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। टेम्परेचर जो है दैट विल बी इन केल्विन एंड मोल्स इज अ क्वांटिटी, दैट इज अ नंबर। ठीक है, सो यही नर्स्ट इक्वेशन हमने अपने सबसे पहले तो अपने कैथोड के लिए लिखा है। सो कैथोड के लिए रिएक्शन हो जाएगा Ln कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दी कॉपर 2+ का। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो मेंशन करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो कॉपर है ये जो है हमारे पास दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट, दिस इज नथिंग, ये सॉलिड में है। सो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम 1 ले लेते हैं। सो ई कॉपर 2+ से कॉपर इक्वल्स टू ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर माइनस RT अपॉन NF। N की वैल्यू 2 है हमारे पास, Ln 1 अपॉन कॉपर 2+। तो ये जो है वो हमारी इक्वेशन बन जाती है इस तरीके से, दैट इज फॉर द कैथोड हाफ।
ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हमें यही सेम रिएक्शन अपने एनोड वाले हाफ के लिए भी लिखनी है. So for the anode, we can write that Zn is getting converted to Zn2 plus by the loss of 2 electrons. ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यही रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो Zn मिल जाएगा. ठीक है, और तब जो हमें मिलेगी रिएक्शन वो मिलेगी Zn2 प्लस से Zn इक्वल्स टू E नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस RT अपॉन 2 इंटू F Ln अगेन 1 अपॉन Zn2 प्लस. ठीक है, तो ये हमने दोनों ही हाफ्स यानी अपना एनोड वाला हाफ और कैथोड वाले हाफ को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, यानी अब इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन वैल्यूज के हिसाब से हमें इन्हें अरेंज कर दिया है. अब हम क्या करेंगे, सेल का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दी ई सेल विल बी इक्वल टू दी राइट हैंड हाफ माइनस दी लेफ्ट हैंड हाफ. इस तरीके से हम कर सकते हैं. दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. सो इट कैन बी रिटन एज E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT अपॉन NF. N की वैल्यू 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2F Ln 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस माइनस का साइन आएगा E नॉट Zn2 प्लस से Zn प्लस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस आए. ये हमें मिल गया है अपनी रीअरेंज होके पूरी इक्वेशन. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो माइनस वाली टर्म थी, यहाँ पे जो माइनस का साइन था ये बाहर सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से ये प्लस में हो गया, तो हम इसको अब कॉमन ले सकते हैं. ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn. ठीक है, उसके बाद हम प्लस RT अपॉन NF दैट इज Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू मिल जाएगी सिंप्लीफाई होके माइनस अगर हम माइनस को बाहर ही रहने देते हैं तो हमें यहाँ पे एक ओके सो हम क्या कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. हमने RT अपॉन NF और इस टर्म को रीअरेंज कर दिया, इसको हम आगे शिफ्ट कर चुके हैं जिससे हमें ये मिल गया, उसको हमने पीछे शिफ्ट कर दिया जिसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और जब माइनस कॉमन लिया है तो Ln वाली टर्म जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी, यानी जो कॉपर वाली टर्म है वो पॉजिटिव में हो जाएगी और वो माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा कॉपर 2 प्लस और ये माइनस दैट इज Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस. इस तरीके से हमें ये अरेंज होके आ जाएगा. ऑल ओवर द इक्वेशन वी हैव टेकन माइनस एज द कॉमन. अब तो बड़ा सिंपल है ये, दिस विल बी माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन Cu2 प्लस अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस. ठीक है, ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि हमारे पास Ln की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम Ln A माइनस Ln B जो है दैट इज रिटन एज Ln A बाय B. सो हमने वो प्रॉपर्टी यूज करी है. ठीक है, दिस वाज Ln, अगर हम पूरे ब्रैकेट को मेंशन करते हैं इस तरीके से ये और ये, सो दिस वाज 1 अपॉन Cu2 प्लस अपॉन Zn2 प्लस, इस तरीके से अरेंज होकर आ गया. तो हमें मिल गया है E नॉट Cu2 प्लस
Cu minus E naught Zn2 plus से Zn minus this value. तो ये मिल जाएगा E सेल. अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करें तो हमें एक E सेल मिल रहा है जब हम E नॉट सेल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं RT अपॉन NF से. ये N की वैल्यू 2 है हमारे पास फॉर द डैनियल सेल. ठीक है. और Ln अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ अपॉन द रिडक्शन हाफ. यानी एक ऐसा हाफ जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑक्सीडाइज्ड अपॉन द रिड्यूस्ड आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो ये हो जाता है हमारे पास एक EMF ऑफ द सेल. ठीक है. जिसमें कि जो E नॉट सेल है दैट इज द E नॉट पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस द E नॉट पोटेंशियल ऑफ एनोड. यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तब है जब वो मैक्सिमम उनकी वैल्यू, यानी जब आपने ये डैनियल सेल प्रिपेयर किया तो Zn वाले इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल है और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल है. ये जो E नॉट सेल है ये वो वैल्यू देगा आपको जो कि फिक्स्ड रहती है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. अब आपने क्या किया है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट में आपने अपने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपने बदल दी है, जिसकी वजह से आपके पास चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज और रिडक्शन पोटेंशियल का ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है. और उस कॉन्सेंट्रेशन का डिपेंडेंस जो आपके ई सेल पर आएगा वही हम निकालते हैं अपनी नर्स्ट इक्वेशन से. यानी नर्स्ट इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या बताती है, इट टेल्स ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन ई सेल. ठीक है. यानी हर एक इलेक्ट्रोड का जो अपना एक अपना पोटेंशियल है वो तो फिक्स्ड है. अगर अब आपने इस इलेक्ट्रोड को जिस एक्वस सॉल्यूशन में डाला था अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन आप बदल दें तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएटेड है वो कितना डिफरेंस आएगा या कितना ही वैल्यू बदलेगी, उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है नर्स्ट इक्वेशन से. सो हमें एक ई नॉट सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए. उस ई नॉट सेल की वैल्यू से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ई सेल जो है वो कितना जनरेट हुआ है. तब आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि आपका जो पोटेंशियल है वो कितना बनेगा. सो नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी सिंपल. इसमें हमने सिंपली अपने डैनियल सेल के लिए दोनों ही हाफ्स के लिए अपना इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी थी. ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है दैट इज ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF, जिसमें N जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी आयंस. फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया रीअरेंज करके, जिससे हमें अपने ई नॉट की वैल्यू मिल गई. सो एक और चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा, अगर हम अभी हम हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारी नेचुरल लॉग में है. अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं फिर से, यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF को Ln है हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड अपॉन द रिड्यूस्ड फॉर्म. तो अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एज 8.314 और हमने टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया है. सिमिलरली N जो है वो रहेगा आपका डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इलेक्ट्रोड है, और फैराडे की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है. यानी कि एट 298 केल्विन F equals to 96500 and R equals to 8.314. तो नर्स्ट equation can be simplified as like this. ठीक है. प्लस इसमें हम एक और चीज करते हैं कि हम यहाँ से नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर देते हैं लॉग. तो 2.303 का भी एक फैक्टर आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ऑक्सीडाइज्ड ऑन रिड्यूस्ड फॉर्म. सो ये जो पूरी वैल्यू है सिंप्लीफाई होके आ जाती है हमें 0.0591
upon N, that is the number of electrons oxidized upon reduced potential, minus E naught cell equals to E cell. ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी सिंप्लीफाइड नर्स्ट इक्वेशन। बट इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारे 298 केल्विन के टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें नर्स्ट इक्वेशन के लिए पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास ई नॉट सेल है, आप खुद सोचिए, क्या ये जो ई नॉट सेल है ये कभी भी नेगेटिव आ सकता है? या फिर इतना भी छोड़िए, ये जो ई नॉट सेल है, कैन दिस एवर बी नेगेटिव? क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में आ सकती है? ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज। और क्या वोल्टेज, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास कभी भी वो नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट की जा सकती है? डेफिनेटली अ वेरी बिग नो। तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती है। अगर नेगेटिव में आ रही है यानी कि आपका वो जो सेल है दैट डज नॉट वर्क्स एट ई सेल नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो सेल आपका काम करना बंद कर देगा। दूसरी चीज एक और है कि ई नॉट सेल जो है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी एक सेल के पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती है। कोई ना कोई मेटल या कोई ना कोई इलेक्ट्रोड जो है वो अगर आपके पास कोई रिएक्शन कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई पोटेंशियल तो क्रिएट कर रहा होगा, एक्सेप्ट फॉर दी वैल्यू फॉर दी हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो वो एक एक्सेप्शन आ जाता है, जिसमें हम ये कह देते हैं कि आपके पास उसका एक सॉलिड मेटल पीस आप प्लैटिनम यूज कर रहे हैं इसीलिए उसका पोटेंशियल जीरो आता है। बट क्योंकि ये जो है वो हर एक अलग अलग इलेक्ट्रोड का है, मेटल बोलो नॉन मेटल बोलो, और मेटल्स और नॉन मेटल्स कभी भी ऐसा हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स यूज ना करें या गेन ना करें। और अगर वो ऐसा काम करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और गेन करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर रहेगा। सो जब भी आप अपना क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल करें, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है यानी आपने कोई ना कोई एरर किया है अपने कैलकुलेशन में। दूसरी चीज की अगर आपके पास ई नॉट सेल जीरो के बराबर आ जाए तो डेफिनेटली आपने अपना क्वेश्चन जो पूरा किया है वही गलत। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प कर देती है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया हो और समझ आया हो। अदरवाइज अगर कोई भी आपको डाउट रहता है लेक्चर से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपनी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और एंड में मैं यही कहूंगी कि प्रैक्टिस करते रहिए, गलतियां करते रहिए, क्योंकि गलतियां नहीं करेंगे तो आप नई चीजें नहीं सीखेंगे। थैंक यू सो मच।